हेलो एवरीवन। एक बार फिर हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं और ये जो चैप्टर है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमने आपको कराया था गाइस CFI, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो के बाद ही इस वीडियो पर आए। नेशनल इनकम लोगों को टिपिकल इसलिए लगता है कि हर कोई है ना पहले दिन ही बहुत बड़ी बात करने लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा चैप्टर को डिफरेंट पार्ट में। तो आज हमने ब्रेक कर दिया है चैप्टर को डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उनके मीन पढ़ेंगे। ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी एक वर्ड है जिसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों, क्योंकि जिन्होंने नेशनल इनकम के बारे में सुना है उन्होंने एक वर्ड सुना होगा GDP। सो D यहाँ पर डोमेस्टिक होता है, ठीक है। NDP, D यहाँ पर डोमेस्टिक होता है। तो इस डोमेस्टिक को इंडिविजुअली सबसे पहले हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि है क्या डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप क्लियर हो जाएगा आपके। आते हैं हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर। डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? एक ऐसी टेरिटरी विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हम एक पर्टिकुलर टेरिटरी की बात कर रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेटेड हो, और वेयर पर्सन, हम लोग, गुड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी आइटम हो सकता है, कैपिटल कैन बी सर्कुलेटेड फ्रीली। अब CFI हो गया भाई, फ्री सर्कुलेशन तो CFI हो गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज है ना, पर्सन का सर्कुलेशन होगा कहाँ पर, जिस टेरिटरी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड किसके थ्रू होगी, गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि जहाँ पर जिसकी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। दिस कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी इज बिगर देन द जियोग्राफिकल टेरिटरी। क्यों ऐसा कहा गया जियोग्राफिकली? कि देखो भाई, ऐसा है कि मैप के अंदर मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो बहुत आसान है कि बीच वाला जो पार्ट है सब ये LOC है। तो इसके इधर वाला पार्ट जितना भी है वो इंडिया का है और इसके इधर वाला पार्ट जितना भी है वो किसका है, पाकिस्तान का है। तो ये जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। बट यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड को जियोग्राफिकली इसलिए माना गया है कि हमारे इंडिया का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा भी होता है जो आउट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है, यानी कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, US में, जापान में, जर्मनी में, मतलब डिफरेंट जगह पर, रशिया वगैरह सब जगह। कैसे? तो आपने एक वर्ड सुना होगा अगर आप मूवीज़ वगैरह थोड़ी बहुत देखते हैं कि एक वर्ड है एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी। फॉरेन एम्बेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जहाँ पर रहते हैं उस कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री में कभी भी नहीं होती। जैसे अपन इंडिया की बात करें, इंडिया में इंडिया की एम्बेसी नहीं होएगी। इंडिया में किसकी एम्बेसी होएगी? इंडिया के अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो सर इंडियन एम्बेसी कहाँ होगी? इंडियन एम्बेसी हमारे इंडिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ में होगी। इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है? काम बहुत सिंपल सा है, हमारे देश के लोगों का हेल्प करना। जब हमारे देश का कोई आदमी फॉरेन में जाता है और वहाँ पर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको एम्बेसी में कांटेक्ट करना होता है। सो ऑब्वियसली मेरी कंट्री में मेरी कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसको पता है कहाँ जाना है, क्या करना, क्या नहीं करना। सो यहाँ पर एम्बेसी वर्ड है और बहुत ही बड़ा, खतरनाक और भयानक वर्ड है, तो इसको समझना पड़ेगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम्पल एम्बेसी, से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। सो अब एक बात बताओ, इंडियन एम्बेसी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जब वो है तो वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट की चल रही होगी? सोचो, इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। हमारी इंडियन एम्बेसी अगर पाकिस्तान में है लेकिन सुनेगी तो किसकी सुनेगी? इंडियन की। सो देखो, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, हर वो चीज़ जहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटेड है जहाँ की, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी कि इसका जियोग्राफिकली कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ये मैप है, पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी है, जियोग्राफिकल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? इंडिया का, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है।
रशिया में हमारी एम्बेसी है, तो वो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे यहीं का ही चलेगा ना, हमारे यहीं की मानेंगे, जो कि जियोग्राफिकली वो वहाँ की है, तब भी वो हमारे यहाँ की मानी जाएगी। सो आपको यहाँ से ये बेटर है व्हाट वी इंक्लूड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किस किस चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एम्बेसी ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री, ये वर्ड बहुत काम का है, हमारी एम्बेसी अदर कंट्रीज में हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, एयरक्राफ्ट्स आपने देखे ही होंगे, एरोप्लेन्स वगैरह, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखो ये भी एक बहुत भारी वर्ड है, आपको लग रहा है नॉर्मल ये, इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता तो 2 से 3 मार्क्स में कई बार आ जाता है व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी है, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट, बट अगर ये एमसीक्यूज वगैरह में है तो आपके इनमें से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, यानी कि हम 2 कंट्री का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, पाक, इंडिया। एक शिप है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा शिप है, ठीक है, और एक एरोप्लेन है, सब एक एरोप्लेन भी मान लेते हैं, ठीक है। एक शिप है और एक एरोप्लेन है, दोनों ही इस वक्त कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है, लेकिन उनके वो हैं पाकिस्तान के, ऑनरशिप जो है उनके पाकिस्तान की है, यानी कि पाकिस्तान का कोई शिप इस वक्त इंडिया में है। सो जियोग्राफिकली सोचो कहाँ पर है भाई, जियोग्राफिकली अगर अपन बात करें तो सर ये तो इंडिया में, आपने अभी तो बताया जियोग्राफिकली ये दोनों ही इंडिया में है, लेकिन एक्चुअल में ऑनरशिप कहाँ की, पाकिस्तान की। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इनकी पाकिस्तान मानी जाएगी, बिकॉज दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि जिस कंट्री का वो होता है वहाँ से, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना। फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं, नॉर्मली यू नो अगर अपन किसी समुद्र के आसपास बैठे हैं, वहाँ पर अगर अपन फिशिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिशिंग एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पर होती है, कमर्शियल बेसिस पर होती है, जहाँ पर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका भी अपना एक बिजनेस होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स का मतलब होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो ऑनशोर और ऑफशोर 2 तरह का होता है। ऑनशोर मतलब जो ज़मीन से निकलता है, और ऑफशोर मतलब जो पानी से निकलता है। सो पानी से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें रिग्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिग्स मतलब होता है काइंड ऑफ ड्रिल मशीन, ड्रिल करती, मतलब समुद्र पहले तो पानी होता है, फिर उसके नीचे मतलब समुद्र की एक लेयर होती है ज़मीन की, उसके अंदर भी ड्रिल करके अपन निकालते हैं यहाँ से। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय the resident of the country in the intermediate water, इंटरमीडिएट वाटर इसलिए क्या, इंटरनेशनल वाटर की बात चल रही है, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इनके पास राइट ऑफ ऑपरेशन तो है, ऐसा नहीं है कि इलीगल कर रहे हैं, यानी कि वो काम तो मतलब कर रहे हैं, लीगली है, लेकिन पानी की लेयर में अगर कोई फिशिंग वेसल्स है, कोई रिग्स है, वो मान लेते हैं हम पाकिस्तान में है इस वक्त, और एक्चुअल में ऑनरशिप उनकी इंडिया की है, तो वो इंडियन ही माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिशमेंट इन अदर कंट्री। हमारे इंडिया का कोई मिलिट्री बेस है, वो इस वक्त मान लो चाइना में कोई ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे ही सुनेंगे वो, क्योंकि हमारे ही खाते हैं। सो यहाँ पर उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको कि किस किस को मानते हैं। 4 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, जिनको मानते हैं, और इन्हीं के रिवर्स में अगर अपन बात करेंगे जिनको नहीं मानते हैं। हमारी एम्बेसी अदर कंट्री में तो हमारी, हमारा शिप और एयरक्राफ्ट अदर कंट्री में तब भी हमारा है। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड गैस की रिग्स वगैरह है हमारी है, कहीं इंटरनेशनल वाटर में हमारी मानी जाएगी। मिलिट्री एयरबेस है हमारा, आउट ऑफ कंट्री है,
हमारी माना जाएगा। सो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसी गई कि किसको अपन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किन चीज़ों को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो भाई बहुत आसान है, जिन चीज़ों को आपने कर लिया उसके अलावा बाकी सभी चीज़ों को आप मत करो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, यानी कि किन किन चीज़ों को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन आर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारी एम्बेसी अगर फॉरेन में है तो हमारी मानी जाएगी। तो सीधी सी बात है, फॉरेन की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है, हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी में, तो ऑब्वियसली वो हमारी नहीं है भाई, क्योंकि उस पर भी तो उनकी गवर्नमेंट का अधिकार है। तो ये एक ध्यान रखना, फॉरेन एम्बेसी विच इज लोकेटेड इन आर जियोग्राफिकल टेरिटरी या फिर इन आर कंट्री भी बोल सकते, तो वो वी डज नॉट इंक्लूड। फॉरेन मिलिट्री बेस विच इज लोकेटेड इन आर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कोई फॉरेन का मिलिट्री बेस सेम हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर ट्रेनिंग कर रहा है, ऑब्वियसली परमिशन हमारी है, बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की गवर्नमेंट का रहेगा, तो उसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये UNO है, लोकेटेड इन आर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पर इनका मान लो वो है हेड ऑफिस वगैरह है या फिर उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो जितने भी हैं, तो वो मानते कहाँ की है, कहीं और की, तो उनको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिशिंग वेसल्स है, इंटरनेशनली ओन्ड है, उनका हमारे यहाँ पर हमारे वाटर की हमारी टेरिटरी में अगर काम हो रहा है तो उसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक हम लोग कर लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। आपको याद है जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर ही एक वर्ड आया था नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट है क्या? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ही अपने को ये समझना पड़ेगा, है तो पर्सन, क्योंकि रेजिडेंट वर्ड जुड़ गया ना, एक पर्सन है ना। नॉर्मल किसको कहा गया है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन आवर कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री में रह रहा है, जिस भी कंट्री का वो है, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि ये एक अपने आप में देखो बोल्ड में भी हमने कर रखा है, बहुत कीवर्ड है इसका, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करता है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है, ठीक है। जैसे विराट कोहली है, वो फॉरेन में रहता है, लेकिन अभी तो चलो शिफ्ट हो गया, लेकिन पहले मान लो इंडिया में रहता था और फॉरेन में खेलने जाता है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? इंडिया का। मैं अगर दुबई जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके सेमिनार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई कर रहा है, तो मैं इंडियन का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। ध्यान रखना, सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट थिंग और नॉर्मल रेजिडेंट इज अ डिफरेंट थिंग। सो नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड एन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, अ बिजनेस यूनिट एंड एजेंसी, यानी कि किसी को भी इंक्लूड कर सकता है। फॉरेनर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, यानी कि कोई भी फॉरेनर है, कोई भी ड्राइवर है, किसका? शिप का, क्योंकि शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, ये क्या लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। हु आर लिविंग इन आवर कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये कॉन्सेप्ट इसका दूसरा है जो कि इसको भी बोल्ड किया गया है। कोई बंदा जो 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर रह रहा है वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। जैसे हम अब अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं दुबई में पिछले 15 महीने से रह रहा हूँ, तो मैं रेजिडेंट तो इंडियन को नहीं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का माना जाएगा? हम दुबई के माने जाएंगे, क्योंकि हमारा 1 साल से ज़्यादा का इंटरेस्ट वहाँ हो चुका है। ऑब्वियसली जब मैं 1 साल से ज़्यादा कहीं पर हूँ तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे लाई करेगा। तो ये दोनों चीज़ें, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करता है वो, और जिसको 1 साल से ज़्यादा हो जाता है वो। जैसे मोदी रेगुलर बेस पे आ जा रहा है, लेकिन अब एक तो रेगुलर बेस पे आ जा रहा है तो कंटिन्यूस ने 12 महीने तो बिताया ही नहीं है, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में, तो भाई उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ही मानेंगे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस दिया है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव एन his economic interest in the country when he conducts his economic transaction related to production, consumption or investment.
अब एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, तो इसके लिए हमने कहा है या तो प्रोडक्शन कर रहा हो, या फिर वो कंजप्शन कर रहा हो, और या फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर भी कर रहा है वही उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जैसे कोहली साहब है, इस वक्त आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट है, तो नॉर्मल रेजिडेंट है, जहाँ पर भी उसको 12 महीने से ज़्यादा हो गए, ठीक है, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट BCCI ही है, तो वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोहली साहब जो है बार बार आते जाते हैं इंडिया में, तो 12 महीने से ज़्यादा अगर कोई कहीं पर भी टिक जाता है तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का माना जाता है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो हमने इन डाउट्स से आपको क्लियर कर लिए कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। टू whom वी डोंट कंसीडर एज नॉर्मल रेजिडेंट, यानी किन लोगों को अपन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान रहे हैं। यहाँ से आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, किस किस को अपन नहीं मान रहे। Who came to our domestic territory for a special purpose like foreigner, tourist, visitors, study, sports and conferences। कोई भी बंदा जो हमारी कंट्री में या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारी कंट्री नहीं लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी इसीलिए लिखा गया है। सो एनी पर्सन हु इज कमिंग टू इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ टूरिस्ट, कोई टूरिज्म के लिए आ रहा है? नहीं है। कोई विजिटिंग के लिए आ रहा है? नहीं। पढ़ाई के लिए आ रहा है? नहीं। खेलने के लिए आ रहा है? नहीं। कॉन्फ्रेंस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो इसको अपन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। फॉरेन स्टाफ हु इज वर्किंग ना इन ऑफिस विच इज लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई ऑफिस है, मान लो किसी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ऑफिस है, वहाँ पर कोई काम कर, लेकिन उसको 12 महीने से कम होने चाहिए, ध्यान रखना, तब वो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। 12 महीने से ज़्यादा होती है उसको अपन काउंट कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑफिसेज अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉइज, WHO, WTO और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। IMF वगैरह, मान लो इनका कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कोई भी मतलब किसी भी तरह की है, मान लो पेप्सिको है, कोकोला है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा है, इनका हेड ऑफिस है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनका ऑफिस अगर यहाँ है, ये है वहाँ की कंपनी फॉरेन की, तो उनको अपन यहाँ का नहीं मानेंगे। हमारी देश के लोग ही अगर हमारे यहीं पर ही काम कर रहे तो है ही यहाँ के, लेकिन फॉरेन की बात चल रही है। फॉरेन के लोग अगर यहाँ के काम करते हैं और 12 महीने से कम होता है तो नहीं मानेंगे, 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो अपन मान लेंगे। बॉर्डर वर्कर हु आर नॉट रेजिडेंट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि बॉर्डर पे जो काम करने वाले लोग क्या है, बॉर्डर पे मूव करते रहते हैं इधर से उधर। दे शो देयर ID एंड देन दे मूव जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क, फॉर द सेक ऑफ लिविंग, तो इस वजह से अपन उन लोगों को नहीं मानते हैं, ठीक है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे लेस देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे लोग जो शिप्स पे काम करते हैं, या फिर मान लो कोई कमर्शियल ट्रैवलर है, या फिर मान लो सीजनल वर्कर हैं जो सीजन के हिसाब से आते जाते रहते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एंड दे स्टे लेस देन 1 ईयर, अगर उनको 1 साल से कम का स्टे मिल रहा है तो वो वहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सो आई होप ये क्लियर है आपको। सो हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं गाइज आपको। पहला हमने आपको करा दिया है डोमेस्टिक टेरिटरी, और सेकंड हमने आपको करा दिया है नॉर्मल रेजिडेंट। तो थर्ड, और ये जो है टॉपिक ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा पार्ट है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप को पढ़ाना, तो ये हम बता रहे हैं आपको कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी कि कोई बंदा जहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट जरूर नहीं है वहाँ का सिटीजन भी हो। अ पर्सन मे बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन व्हेन ही इज सिटीजन ऑफ द अदर कंट्री। यस, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन इज लिविंग इन दुबई for more than 1 year and his center of economic interest lies in Dubai, so in that case he will considered as normal resident of Dubai but is citizen of India। हमारे इंडिया के कोई आदमी दुबई में काम कर रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे कमा रहा है, खा रहा है, रह रहा है, गा रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेजिडेंट कहाँ का है? नॉर्मल रेजिडेंट दुबई का। सिटीजन कहाँ का? इंडिया का। तो इससे बेटर कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके इसी टाइप के अप्रिसिएशन से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि हमें फीडबैक ही नहीं मिल पाती, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर फेस टू फेस बच्चे होते तो हमको तभी समझ आ रहा है कि नहीं, या कोई डाउट है या कुछ भी है तो बता देते। हमें इस एफर्ट के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाइए लोगों तक। 12th पास जितने भी है, 12th रनिंग जितने भी है, या फिर मान लो कोई 11th में है, या फिर मान लो कोई इकोनॉमिक्स का क्लैट
कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहा है जहाँ पर आती है नेशनल इनकम का ये चैप्टर, तो वहाँ ज़रूर पहुँचाएं, ठीक है। एसएससी में भी काम आता है ये चैप्टर, बहुत सारे कंपटीशन लेवल में आता है, डिपेंड करता है किसने कहाँ कितना पढ़ा है किसी को, ठीक है। सो सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप ये हो गया। अब आते हैं अपन सिटीजनशिप पे। तो सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्सन, यानी कि जो बंदा जहां पर पैदा होता है वहां का सिटीजन हो जाता है। और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इट मींस इंडियन सिटीजन कैन अराइज इन टू वेज, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप दो तरह से आ सकती है। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया एंड गेट ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो जहां पर पैदा हो वहीं की सिटीजनशिप बन जाएगी। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ टू कंट्री। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई हो सकता है कि नहीं, तो हाँ भाई ध्यान रखना, एक पर्सन दो कंट्री का सिटीजन हो सकता है। अक्षय कुमार इसका एग्जाम्पल है, राहुल गांधी इसका एग्जाम्पल है, विराट कोहली खुद इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग दूसरी मतलब फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं ताकि उनको बाद में तकलीफ नहीं आए, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन रेजिडेंशियलशिप की। रेजिडेंशियलशिप क्या होती है उसको अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंशियलशिप को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। इफ अ पर्सन स्टेज फॉर मोर देन 1 ईयर and his center of economic interest lies in that country, a person can be resident of one country only। तो ये ध्यान रखना, रेजिडेंटशिप सिर्फ एक ही कंट्री की होती है, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा जहाँ रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पर हो रहा है। तो रेजिडेंटशिप और नॉर्मल रेजिडेंट एक ही बात होती है। तो ये वहीं से ही आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। बाकी ध्यान रखना, सिटीजनशिप 2 कंट्री की हो सकती है, एक टाइम पर एक की होती है, ठीक है। इसके अलावा तो गाइज ये वाले जो पार्ट है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।